रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक कर के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सबको स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं दिनेश कुमार। तो आइए, आज की इस क्लास में बहुत ही कुछ खास होने वाला है और बहुत ही मतलब कि जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डर लगता है उत्तल दर्पण से, ठीक है ना, तो आज के हम इस क्लास में जो उत्तल दर्पण के सिर्फ लेकर के आए हैं और उत्तल दर्पण को हम बारे में मतलब कि पढ़ाने वाले हैं। और आज के बाद जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद जो है उत्तल दर्पण का डर जो है ना आपको बिल्कुल मतलब दिमाग से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। आपको दिल और दिमाग में जाकर के वीडियो आपको मतलब कि बस जाएगा एकदम, ठीक है। लेकिन हाँ, शुरू से लेकर के लास्ट तक मतलब कि वीडियो को देखते रहना, तभी जाकर के जो है ना पूरा के पूरा जो है आपको क्या हो सकता है, समझ सकता है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं ना कि हम जितना भी यहाँ पर लिख करके रख चुके हैं ना, आपको पूरा के पूरा हम सीधे दिमाग में यहाँ पर सेट करवा देंगे क्लास के क्लास में ही। बस आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलना। अगर आपको अच्छा लगेगा ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको कैसा वीडियो लगा, क्या फिर नहीं लगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जोश और जुनून के साथ। पहला सवाल हमारा देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है उत्तल दर्पण को हम पढ़ रहे हैं। कौन सा दर्पण को पढ़ रहे हैं मेरे भाई? उत्तल दर्पण को। सबसे पहला आपको याद रखना है कि हम उत्तल दर्पण के बारे में क्या कर रहे हैं, हम उसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार उत्तल दर्पण को जो है ना हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। मिरर का मतलब होता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण, जिसको बोलते हैं हम लोग आईना, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। कहीं कहीं पर उत्तल दर्पण ना लिख करके सीधे आपको इंग्लिश में वहां पर चिपका देगा कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब समझना है कि हमको बताए थे ये कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण होता है। क्लियर है ना? देखिए, जितना भी उत्तल दर्पण से रिलेटेड सवाल बनता है, पूरे के पूरे पॉइंट को आज हम सब मिला करके रख देंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आप कोई भाग करके नहीं जाएंगे वीडियो के अंदर से, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, ठीक है ना। पहले हम पॉइंट में यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, कि जिसका बाहरी भाग उठा हो। देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर सवाल को समझ लीजिए, ठीक है ना। उत्तल दर्पण जो है ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अगर हम इसको रंग देंगे ना, इसको नाम दे दीजिए, एम दे दीजिए, इसको एन दे दीजिए। तो एम एन जो है मेरा एक उत्तल दर्पण है। क्या चीज है? उत्तल दर्पण है। देखिए, हम पूरा का पूरा दर्पण से हम समझाएंगे हम, ठीक है ना, पूरा का पूरा दर्पण समझाएंगे और फिक्स है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? देखिए, पहले लिखा कि जिसका बाहरी भाग उठा हुआ। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, इधर जो है, ठीक है ना, ऐसे से जो हम कर दिए ना, इसका मतलब रंगा हुआ है। क्या चीज है? रंगा हुआ। तो ये हो गया अंदर का भाग, ये हो गया अंदर का भाग, और इधर वाला हो गया बाहर का भाग। क्या हो गया? बाहर का भाग। इस साइड मतलब कि देखिए ऐसे खड़ा है, दाया वाला साइड जो हो गया अंदर का भाग हो गया और बाया वाला साइड जो है सो बाहर का भाग हो गया। इसका मतलब है कि जिसका बाहरी भाग उठा होगा, जिसकी बाहरी भाग, देखिए बाहरी भाग उठा हुआ है ना, इधर से उठा हुआ है, तो जिसकी बाहरी भाग उठा हुआ हो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो कहेगा कि जिससे का बाहरी सतह, मतलब कि जिसकी बाहरी भाग या फिर जिसकी बाहरी सतह उठा हुआ हो, उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? तो आप कह दीजिएगा झट सा, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट समझिए। सेकेंड में कहता है कि जिसका परावर्तक सतह उठा या फिर उभरी हो, ठीक है। सबसे पहले कि जिसकी बाहरी भाग, देखिए जिसकी बाहरी भाग, अगर बाहर की चर्चा करेगा कि जिसकी बाहरी भाग उठा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। या फिर यहां पर यही कहेगा कि जिसकी बाहरी भाग, जिसकी प्रवर्तक सतह कौन? बाहर का जो भाग जो होता है ना, प्रवर्तक होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश यहीं से प्रवर्तन करता है। बात समझ में आ रहा है ना? यहीं से तिरछे निकलता है, चाहे जिसको ऊपर जाना है चाहे नीचे जाना है, ठीक है ना। ये बाहर से क्या करता है? ये प्रवर्तक करता है, ठीक है। तो प्रवर्तक सतह कहने का मतलब देखिए, ये बाहरी भाग ही प्रवर्तक है, ठीक है ना। तो प्रवर्तक सतह उठा या फिर उभरी हो, उभरी हुई को कहते हैं कि मतलब को उठा हुआ हो, ठीक है। उठा लिखा रहेगा चाहे तो फिर उभरी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझना है कि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। अगर उठा के और अगर उभरी की बात करेगा तो हम क्या समझेंगे कि उत्तल दर्पण का बात क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो एवं उभरी हुई हो, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसकी बाहरी भाग उठा हुआ हो, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? तो उत्तल दर्पण कहेंगे। आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई उलझन नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट यहां पर कहता है कि भीतरी भाग रंगा होगा। भीतरी भाग, बाहरी भाग नहीं, बाहरी भाग एकदम प्लेन रहेगा। देखिए यहां पर ये जो बाहर में जो है रंगे हैं, नहीं ना, डॉट करे हैं हम, नहीं किए हैं, तो बाहरी भाग एकदम प्लेन रहेगा, ठीक है। लेकिन भीतरी भाग जो है रंगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जिसकी भीतरी भाग रंगा हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसका मतलब यहां से यही चीज सेंस निकल के आता है कि जिसका बाहरी भाग उठा हो
उसे उठा उसे उत्तल, उसे उठा उसे उत्तल, ठीक है। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो या फिर उभरी हो, उठा हो या फिर उभरी हो, प्रवर्तक सतह कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है इधर से ही परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। थर्ड में हम क्या बोले कि भीतरी भाग जो है रंगा होगा और रचित किया होगा। रचित का मतलब होता है रंगा हुआ, क्लियर है ना, ठीक है। तो जिसकी भीतरी भाग जो है रंगा हुआ होगा या फिर रचित किया हुआ होगा, उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, तो आप कह देना कि उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी अंदर का भाग, ठीक है, मतलब जिसकी भीतरी भाग मतलब कि रंजित किया हुआ हो, मतलब कि रंगा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप कह देना कि उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है, क्लियर है ना। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे कहता है कि फोकस दूरी धनात्मक होता है किसका, अगर आपसे सवाल कहेगा, ठीक है, कि जिसकी फोकस दूरी धनात्मक है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। या फिर सीधे सवाल यहां पर इसे कहेगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप कह देना फट सा कि धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। कहने का मतलब है कि प्लस होता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या आपको बताना है, धनात्मक बताना है, मतलब कि प्लस बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट में कहता है कि F बराबर R/2। अब F है क्या चीज, देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं F को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं और R को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो F का मतलब होता है फोकस दूरी और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। देखिए कैसे हम इसको बोलेंगे कि हम उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए F का मतलब फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधी होती है। आधी होती कहने का मतलब है दो से अगर भाग दे दोगे तो वो आधा हो जाएगा। इसका मतलब है इससे यहां पर से जो है ना आपको नोमेरिकल भी निकल करके आता है, नोमेरिकल भी बनेगा, ठीक है। कि अगर मान लिया जाए कि R 10 सेंटीमीटर का है तो फोकस कितना हो जाएगा, 10 का खाली आधा कर दीजिए। तो जैसे ही हम 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोकस दूरी कितना होगा, आपको होगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहां से एक और फार्मूला निकल करके आएगा। अगर आपसे कहेगा कि F बराबर क्या होता था, अब झट से कह देना का R/2 होता है। और अगर यहीं पर अगर पूछेगा कि R बराबर क्या होता है, R कहने का मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो आप कहना, ठीक है। देखिए हम यहां से R निकाल रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो R से 1 में गुना कीजिएगा तो R हो जाएगा, F से 2 में गुना कीजिए 2F हो जाएगा। इसका मतलब है कि R बराबर कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुने फोकस दूरी, 2 गुने फोकस दूरी। इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस के 2 गुनी होती है। कै गुनी होती है, 2 गुनी होती है। आपको याद हो गया होगा कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस के 2 गुनी होती है। फोकस के 2 गुनी कहने का मतलब है कि अगर हम फोकस में 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से अगर हम गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमारा वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस के दोगुना होता है और फोकस जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आपको यहां पर नोट करके रखना है, सीधे आपको दिमाग में नोट करके रखना है, क्लियर है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट कहता है अपसारी दर्पण, ठीक है। देखिए पूरे सवाल में अगर पूछेगा आपसे कि किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, तो अब झट से बता देना कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश जब दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद जो है ना प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित कहने का मतलब है कि उसको फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। तो जहां पर जो है ना प्रकाश फैली हुई नजर आ रही है, इसका मतलब है वह दर्पण जो है ना उत्तल दर्पण होगा। क्या चीज होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे लाइट मतलब फैला हुआ है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा हुआ है। क्या चीज है, उत्तल दर्पण। और एक हाइलोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी कौन सा दर्पण होता है, हाइलोजन में उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। जब अवतल दर्पण पढ़ाएंगे उसमें हम अलग पढ़ाएंगे। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना, और पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं, तो अपसारी दर्पण कहते हैं। हम तो कहते हैं एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे बाहर अगर एक भी सवाल अगर एग्जाम में बनेगा ना, ठीक है, तो मेरे वीडियो जो है ना देखना आप बंद कर देना। पूरे के पूरे हम मतलब कि कहा कि निचोड़ मतलब उत्तल दर्पण के जितना भी सब सारा सवाल बनता है पूरा के पूरा यहीं से आपको देखने के लिए क्या होगा, मिलेगा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, उत्तल को अपसारी बोलते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण
दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के पढ़ाने के बाद हम एक आपको ट्रिक देंगे हम, ठीक है ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद, याद करने के एक शॉर्टकट ट्रिक देंगे हम इसको, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कह देना कि भाई अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण। कौन दर्पण, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है ना। आगे चलिए, अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें जितना भी हम बता रहे हैं ना, सब के सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हम किसी एक को पर्सनल हम नहीं कह सकते कि यही सवाल मेरा इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसमें सारा का सारा सवाल इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं इसी के अंदर से आपको मतलब कि सवाल देखने के लिए मिलेगा, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आप देखिए, अब पूछेगा आपसे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, प्रतिबिंब के बारे में आपको हम अभी तुरंत ही याद करवा देंगे, बिल्कुल चुटकियों में। आपको कहीं जाना नहीं है, सोचना भी नहीं है, रटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपको एक ट्रिक से जो है ना, आपको हम प्रतिबिंब के बनने की कैसे बनता है और इसका प्रतिबिंब बनने के लिए हम तो आपको याद करवा देंगे हम, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप याद रखना आभासी, सीधा, छोटा। अच्छा, आभासी को ही हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक है। आभासी नहीं लिख ले रहेगा तो काल्पनिक लिख ले रहेगा। क्या लिख ले रहेगा, काल्पनिक। और अगर काल्पनिक लिखा हुआ रहेगा तो आभासी नहीं लिख ले रहेगा, ठीक है ना। आप याद रखना है। तो मतलब आभासी के मतलब काल्पनिक, काल्पनिक के मतलब आभासी, दोनों बात तो क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए, तो याद हो गया ना कि प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल दर्पण में, तो आप कह देना कि आभासी बनता है सर, सीधा बनता है, उसके बाद छोटा बनता है। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर एक आपके लिए ट्रिक हम लिखे हैं, 80 छोटा। क्या लिखे हैं, 80 छोटा। 80 छोटा एक मेरा ट्रिक है, आप इसको कैसे याद रखोगे, देखिए आ से हमारा बन जाएगा आभासी। आ से क्या बन जाएगा, आभासी, ठीक है ना। आ से आभासी बन जाएगा, और सी से बन जाएगा सीधा। सी से क्या बन जाएगा, सीधा। और छोटा तो छोटा ही रहेगा, छोटा से छोटा ही बनेगा, ठीक है ना। आपको याद हो गया होगा, 80 छोटा बोल देना। इसका मतलब है कि 80 छोटा का मतलब उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आ से आभासी, सी से सीधा, और छो से छोटा। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा ना, आपको फंसाएगा, ठीक है, सवाल में आपको फंसाएगा कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो खाली आपको आभासी खाली दे देगा तो उत्तल, ठीक है। या फिर कहेगा किसमें सीधा बनता है तो आपको कहना है उत्तल, किसमें छोटा बनता है तो आपको कहना है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये मतलब कि यहां से तीनों में से कोई एक देगा, और कभी कहीं दोनों को मिला के दे देगा। कहेगा कि सीधा और छोटा किसमें बनता है, तो आप कह देना कि उत्तल में। छोटा और आभासी किसमें बनता है, तो आप कह देना उत्तल में। सीधा और आभासी किसमें बनता है, तो आप कह देना उत्तल में, ठीक है। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको इस ट्रिक से बाहर एक भी मतलब कि आपको सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका उपयोग कहां कहां पर होता है, ठीक है। इसके उपयोग के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, आपको उत्तल दर्पण खत्म, डर जो है ना बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए इसका उपयोग जो है निम्नलिखित है। हम कहां कहां पर इसको उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना, और क्यों करते हैं, तो इसलिए हम करते हैं क्योंकि उसकी प्रकाश जो है ना क्या करता है, अपसरित करता है। अपसरित कहने का मतलब फैला देता है, चारों दिशाओं में फैला देता है, इसीलिए हम इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए पहला इसका उपयोग होता है साइड मिरर में। कहां, साइड मिरर, वाहन के साइड मिरर में। जो गाड़ी वगैरह जो होता है ना, जहां पर ड्राइवर लोग बैठता है, ड्राइवर के बगल में देखिएगा, मतलब दाहिने साइड में देखिएगा एक दर्पण लगा हुआ रहेगा। और वो दर्पण क्या करता है कि बाहर से मतलब कि पीछे से जो मतलब कि क्या होती है, कोई वाहन आती है, कोई गाड़ी आता है ना, तो उसका प्रतिबिंब सीधे मतलब सीधा, देखिए सीधा बन रहा है ना, मतलब सीधा जो है ना क्या होता है, बनता है, रहेगा बड़ा, मतलब बड़ा गाड़ी है लेकिन प्रतिबिंब कितने को बनता है, छोटा बनता है, ठीक है ना, और आभासी बनता है। बात समझ में आ गया ना। तो हम कहेंगे कि साइड मिरर में जो है ना किसको उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसको उपयोग होता है मेरे भाई, उत्तल दर्पण को होता है, ठीक है ना। साइड मिरर में, किसके साइड मिरर में, तो वाहन मतलब कि गाड़ियों के जो है साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि सड़क के किनारे, सड़क के किनारे रोड लाइट में। देखिए रात में अब जब सड़क पर अगर आप निकलोगे ना, तो सड़क के दोनों ओर जो है ना लाइट लगी हुई होती है, ठीक है। अब वो क्या करता है, लाइट हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो है ना वो क्या करता है, प्रकाश को अपसरित करता है, और दुर्घटना होने से किसी भी व्यक्ति को जो है उसको क्या करता है, वो बचाता है। इसीलिए जो है ना सड़क के दोनों ओर जो है ना क्या की जाती है, तो उत्तल दर्पण को लगाया जाता है, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण के जगह पर अगर हम लोग अवतल दर्पण लगा देंगे तो पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं कहां पर, सड़क के दोनों साइड में, मतलब रोड के दोनों किनारों में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है 3 नंबर पॉइंट, कि दुकानों में इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि प्रकाश क्या हो, फैलेगा, तभी हम दुकान के सारे वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो है एटीएम है, जहां पर आप पैसा निकालने के लिए जाते हो ना एटीएम में, ठीक है, वहां पर भी जो है ना दर्पण क्या करता है, उस रूम के अंदर जो है ना कौन सा दर्पण लगाता है, तो उत्तल दर्पण लगाता है, ठीक है। तो याद रखिए कहां कहां पर, साइड मिरर में, उसके बाद सड़क के किनारे दोनों ओर लगाता है, ठीक है। उसके बाद जो है दुकान में, उसके बाद एटीएम में, और उसके बाद जहां पर पार्किंग जो होता है ना, पार्किंग, ठीक है, वहां पर वो क्या करता है, उत्तल दर्पण लगाने का वो काम करता है, ठीक है ना। चलिए चौथा पॉइंट कहा था हमको, पश्च दर्पण। पश्च के मतलब होता है पीछे,
ठीक है ना। क्या करता है वो कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब पीछे से आ रही कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या करता है, तो उत्तल दर्पण को उपयोग करता है। किसको उपयोग करता है? उत्तल दर्पण को उपयोग करता है। ठीक है, तो आप कहिएगा पक्ष दर्पण में किसको उपयोग होता है, तो आप कह देना फट सा कि उत्तल दर्पण को उपयोग होता है। ठीक है ना। 5 में यहाँ पर लिखे हैं हाइलोजन में। हाइलोजन आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, शादी ब्याह में जो हाइलोजन जो लगता है ना, वो होता है उसमें उत्तल दर्पण। वो क्या करता है, प्रकाश को ढेर दूर तक फैलाता है। ठीक है, इसीलिए हाइलोजन में हम लोग जो है किस दर्पण को उपयोग करते हैं, तो आप कहना कि उत्तल दर्पण को उपयोग करते हैं मेरे भाई। किसको उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण को उपयोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको सारा का सारा पॉइंट यहाँ पर मतलब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ना, तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आ रहे हैं अवतल दर्पण के ऊपर। और अवतल दर्पण के अंदर जितने भी मतलब सवाल बनते हैं पूरे के पूरे हम क्या करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।